हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियसली हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस के शॉर्ट क्वेश्चन किए थे 2013 टू 2019 के। तो अब आपको 2013 टू 2019 से लेके जो भी यूनिवर्सिटी के पेपर है उसके फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अभी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी हुए तो हो सकता है इस साल भी रिपीट हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2013 में पूछा गया था यूनिवर्सिटी पेपर में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ आदर्श लिमिटेड। ओके, आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है आदर्श लिमिटेड की, उसकी कुछ छोटी छोटी डिटेल्स दे रखी है आपके पास, जिसमें आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ध्यान से देखना, क्रेडिट बैलेंस है और 2011 और 2012। ओके, ये कई बार एग्जाम में रिवर्स देते हैं तो उसका भी ध्यान रखो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड। ओके, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया था, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स वॉज पेड ₹87,500। टैक्स वॉज पेड ₹87,500। ओके, ड्यूरिंग द ईयर dividend for the year 2010-11 was paid 35,000। ओके, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द फंड फ्लो फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन। ओके, आपको फंड फ्लो फाइंड आउट करना है फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, यानी एक तरीके से एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है आपको। ओके, जो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होता है वो फाइंड करना। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दो, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओके, अब देखो आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 17,50,000, तो ये आप यहां पर क्रेडिट साइड पहले लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, 17,50,000 बैलेंस है। उसके बाद आप डेबिट बैलेंस लिख दो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो क्लोजिंग बैलेंस है 2, बैलेंस कैरिड डाउन 28 lakhs। ओके, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 3,50,000, तो वो क्रेडिट साइड लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, प्रोविजन जो भी होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस में होते हैं, तो मतलब कि यहाँ पर जो प्रोविजन है प्रोविजन फॉर टैक्स उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, और यहाँ पर उसका डेबिट साइड क्लोजिंग बैलेंस लिख दो बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है, 5,25,000, तो 5,25,000 आप लिख दो। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपके पास प्रपोज डिविडेंड का भी अमाउंट है, तो प्रपोज डिविडेंड के लिए भी आप क्या करो, उसका अकाउंट्स बना दो। ओके, और उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो देखो यहां पर उसका भी बैलेंस होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, 1,75,000 ओपनिंग बैलेंस, और उसका क्लोजिंग बैलेंस है 3,50,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या आपने टैक्स पेड किया, और टैक्स पेड करना मतलब कि आप लिखते हो कौन सी साइड, तो प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखते हो टैक्स पेमेंट की अमाउंट। ओके, तो यहां पर लिखोगे टू बैंक, आपने टैक्स पेड किया, मतलब कि आप प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करते हो 87,500। ओके, 87,500। अब आप टोटल करो 87,500 प्लस 52,500, मतलब कि आपके पास जो टोटल आंसर आने वाला है वो 6,12,500 आने वाला है।
ओके, तो 6,12,500 यहाँ पर भी होना चाहिए, टैली होना चाहिए दोनों साइड। तो आपके पास क्रेडिट साइड कुछ डिफरेंस आ रहा है, वो जो डिफरेंस है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट आ रही, वो डिफरेंस अमाउंट को आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट आ रही है वो आपका करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन है, करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन। और करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन आप लिखते हो डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स के डेबिट साइड। ओके, तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था? 2,62,500। ऐसा ही बिल्कुल आपको करना है डिविडेंड के लिए। आप देखो क्वेश्चन में सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको बोला गया कि प्रीवियस ईयर 2010-11 का डिविडेंड पे किया, मतलब कि आपने यहाँ पर डिविडेंड कितना पे किया, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड पेड कितना किया, तो डिविडेंड पेड किया है 35,000। ओके, यानी कि 1,75,000 का प्रोविजन था, उसमें से 35,000 का डिविडेंड पे कर दिया, मतलब कि टोटल आपका कितना होना चाहिए था? तो 3,50,000 प्लस 35,000, 3,85,000 आपका आंसर आ रहा। और 3,85,000 में से 1,75,000 लेस कर दो तो बच गया अमाउंट जो है वो 2,10,000। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 2,10,000। और ये जो अमाउंट है आप कहाँ से एडजस्ट करते हो? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करते हो। ये करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। तो करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो आप यहां पर लिख दोगे, कितना अमाउंट था? तो 2,10,000। अब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्लोज करो, डेबिट साइड को टोटल करो। अब आप डेबिट साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है? देखो 28 lakhs प्लस 2,10,000 प्लस 2,62,500, मतलब कि आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है 32,72,500। और फिर आप टोटल कर लो, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आने वाला है वो आपका कितना अमाउंट आने वाला है? तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 17,50,000 माइनस करने के बाद 15,22,500, ये जो आ गया वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ये आया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जो है वो ही आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, ये वाली आपकी आंसर फाइंड आउट करनी थी। आपको जो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द फंड फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। तो आपका फंड फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन हो गया 15,22,500। तो ये क्वेश्चन 2013 में आया था। कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ओके, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन इसी लॉजिक पे रिपीट होते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। तो देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, और पूछा क्या गया, देखो इंडिकेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड बी द सोर्स, या तो एप्लीकेशन या तो नो इफेक्ट। यानी आपको ये बताना है कि फंड फ्लो में इफेक्ट क्या हो रहा है, फंड फ्लो का सोर्सेस हो रहा है, फंड फ्लो का एप्लीकेशन हो रहा है, या तो फंड फ्लो में कोई इफेक्ट ही नहीं हो रही। तो आपको ये तीन ट्रांजेक्शन जो है वो आपको शो करने के भाई सोर्सेस हो रहा है या एप्लीकेशन हो रहा है या तो कोई इफेक्ट नहीं हो रही। अब देखो इसको समझने से पहले आपको इस साइड ये चीज समझनी पड़ेगी। आपको पता है कि जो आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो इस तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या तो लॉन्ग टर्म लोन, और होता है नीचे करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और होता है करंट एसेट्स। तो ये जो 4 पार्टों में आपकी बैलेंस शीट डिवाइड होती है हमेशा। और अब देखो मैं जो बता रहा हूं उसको, तो आपके ये 4 पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं इसी चार्ट से। देखो अगर कोई ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच हो रहे,
अगर कोई ट्रांजैक्शन करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स के बीच होते हैं तो मतलब कि आपकी जो फंड फ्लो है उसमें नो इफेक्ट हो जाएगी। ओके, अगर कोई ट्रांजैक्शन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच होते तो नो इफेक्ट हो जाता। ओके, अगर कोई ट्रांजैक्शन करंट लायबिलिटीज के बीच में ही हो जाता, यानी करंट लायबिलिटीज में ही एक ट्रांजैक्शन हुआ, दूसरा ट्रांजैक्शन भी करंट लायबिलिटीज में ही हो गया। ठीक है, आप सबको पता है अकाउंट्स में दो ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, एक तो डेबिट और क्रेडिट। हो सकता है करंट लायबिलिटीज में ही कोई अमाउंट डेबिट हो गई और करंट लायबिलिटीज में ही कोई अमाउंट क्रेडिट हो गई, तो यहां पर भी आपके ट्रांजैक्शन में नो इफेक्ट आएगा। ओके, और करंट एसेट्स में कोई ट्रांजैक्शन हुआ और करंट एसेट्स में ही वो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, मतलब कि डेबिट क्रेडिट दोनों करंट एसेट्स में ही हो गया, तो यहां पर भी आपके ट्रांजैक्शन में नो इफेक्ट आएगा। ठीक है, देखो आपको नो इफेक्ट वाला पता चल जाए तो बाकी का काम आसान हो जाता है। ठीक है, वो आपका इजी हो जाता है। एक बार पता चल गया कि हाँ इसमें नो इफेक्ट होती है तो बस बाकी का तो काम आप अपने हिसाब से निकाल लोगे कि इंक्रीज हो रहा है यानी सोर्स हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है, वो आप पता लगा सकते। ओके, और अगर कोई ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच होते, अगर कोई ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच होते, ठीक है, यानी कि फिक्स एसेट्स या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स के बीच होते, तो मतलब कि यहां पर इफेक्ट होती है, यानी फंड फ्लो को यहां पर इफेक्ट करता है या तो सोर्सेस होता है या तो वो एप्लीकेशन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन कौन सा है। सोर्सेस और एप्लीकेशन डिपेंड करते हैं ट्रांजैक्शन कौन सा। ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका ये दोनों के बीच में इफेक्ट कर गया तो यहां पर भी आपको या तो सोर्सेस होता है या तो एप्लीकेशन होता है। ओके, तो ये चीज याद रखो कि अगर रेड और येलो के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होते हैं तो यहां पर आपका कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होगा, और अगर कोई ट्रांजैक्शन इस साइड फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स के साइड अगर चेंजेस होते तो भी ट्रांजैक्शन में इफेक्ट जरूर होगी। ठीक है, तो पहले इतने से हम बाकी के ट्रांजैक्शन खत्म करने की कोशिश करते हैं, देखिए होता है कि नहीं होता। देखो फर्स्ट में क्या बोला गया, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर द कैश। अब आप देखो यहां पर जो फर्नीचर है ना वो फिक्स एसेट का पार्ट है। ओके, और जो कैश है वो करंट एसेट्स का पार्ट है। ये बात समझ में आनी चाहिए पहले तो मतलब कि आपका ट्रांजैक्शन फिक्स एसेट और करंट एसेट्स के बीच हुआ, यानी कि इसके और इसके बीच हो गया। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन इसके और इसके बीच हो गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, सोर्सेस या तो एप्लीकेशन। तो क्या होगा, देखो आपने बेचा हुआ है, सेल्स किया है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या सोचोगे, यानी सेल करने से कैश रिसीव्ड होता है, फंड मिलता है, तो यहां पर लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड। ओके, बस खत्म, इतना ही लिखना था आपको। अगर यहां पर बी वाले ट्रांजैक्शन में देखते हो तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब देखो कैश मतलब कि क्या होता है, करंट एसेट्स होती है। कस्टमर का मतलब क्या हो जाता है, डेटर्स हो जाता है। कस्टमर का मतलब क्या हो जाता है, डेटर्स। डेटर्स भी करंट एसेट्स का ही पार्ट है, यानी देखो दोनों ट्रांजैक्शन करंट एसेट्स में ही हुए, करंट एसेट्स में ही खत्म हो गए। मतलब कि देखो करंट एसेट्स में ही ट्रांजैक्शन हुआ, करंट एसेट्स में ही खत्म हो गया, मतलब यहां पर आपको क्या लिखना है, नो इफेक्ट। ओके, यानी कैश फ्लो, फंड फ्लो या जो भी है, सोर्सेस और एप्लीकेशन, उसको कोई इफेक्ट नहीं करता ये ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन कौन सा है। तो देखो थर्ड ट्रांजैक्शन जो है उसमें क्या लिखा है, परचेस ऑफ प्लांट। प्लांट परचेस क्या मतलब कि ये फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट तो आपके पास जो है वो रेड वाले एरिया में। ओके, और लिखा क्या, ऑन अकाउंट, यानी देखो फिक्स एसेट परचेस करने पे आपने कोई पेमेंट नहीं किया, आपने कैश पे नहीं किया, मतलब कि आपका करंट एसेट्स में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, करंट एसेट्स आपका कम नहीं होगा, और करंट एसेट्स कम नहीं होगा यानी फिक्स एसेट आपने परचेस किया तो आपने उधार पे परचेस किया, ऑन अकाउंट मतलब कि क्रेडिट पे परचेस किया।
अब फिक्स एसेट अगर क्रेडिट पे परचेस करते हैं मतलब कि नो इफेक्ट हो जाता। ओके, और यहां पर देखो फॉर ट्रांजेक्शन में गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, गुड्स रिटर्न टू, गुड्स का मतलब हो जाएगा स्टॉक, और स्टॉक जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट है, और सप्लायर का मतलब हो जाएगा क्रेडिटर्स, और जो क्रेडिटर्स है वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। मतलब कि देखो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर होके यहाँ पर ही खत्म हो रहा है, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाली, नो इफेक्ट ऑन ट्रांजेक्शन। ओके, नो इफेक्ट ऑन फंड फ्लो, यानी फंड फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं होती ये सब ट्रांजेक्शन। ओके, नो सोर्सेस नो एप्लीकेशन, कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन 2015 में आया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। अब देखो वापस सेम क्वेश्चन आया, और देखो इस क्वेश्चन में भी वापस आपको वही पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सेपरेटली सो हाउ वुड इफेक्ट द फंड फ्लो। आपको सिर्फ ये बताना है, 2016 में वापस रिपीट हुआ था सेम टाइप का क्वेश्चन। अब देखो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए जो मैंने बताया, मतलब कि देखो येलो वाले जो पॉइंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता अगर ट्रांजेक्शन उधर खत्म हो जाता है और उधर ही स्टार्ट होता है तो, लेकिन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बिटवीन रेड और येलो के बीच होता है तो आपका जो है कैश फ्लो या तो फंड फ्लो उसको इफेक्ट कर जाएगा। आपका जो फंड फ्लो है उसको ट्रांजेक्शन इफेक्ट करेगा, या तो सोर्सेस होगा या तो एप्लीकेशन होगा, वो डिपेंड करेगा ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब देखो इसको डायरेक्ट करने की ट्राई करते हैं। आपको देखो क्या देख के रखा है पहली ट्रांजेक्शन में, पहले पढ़ते हैं। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में आपको एक अमाउंट भी देख के रखी, जो अमाउंट का कोई लेना देना नहीं, आपको तो सिर्फ ये बताना है सोर्सेस से एप्लीकेशन या नो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, सेल्स ऑफ मशीनरी विच वाज कंप्लीटली डेप्रिशिएट एंड नो नॉट इन यूज। ओके, तो देखो मशीनरी जो है ना वो फिक्स एसेट का पार्ट, मशीनरी जो है फिक्स एसेट का पार्ट। अब और देखो यहां पर आपने जो मशीनरी बेचा है मतलब कि आपको कैश रिसीव्ड हुआ होगा। ठीक है, तो मशीनरी बेचने पे कैश क्या हुआ होगा, रिसीव्ड हुआ होगा। ओके, और कैश जो है वो कौन सा पार्ट है, करंट एसेट्स का पार्ट। मतलब कि देखो आपका ट्रांजैक्शन फिक्स एसेट और करंट एसेट के बीच में हो रहा है, मतलब यहां पर फंड फ्लो इफेक्ट होगा, लेकिन सोर्स होगा या एप्लीकेशन होगा। तो देखो आपने मशीनरी सेल आउट की है तो मतलब कि आपको फंड रिसीव्ड होगा, यहां पर सोर्सेस ऑफ फंड होगा, सोर्सेस ऑफ फंड होगा। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, परचेस शेयर फॉर 10,000 एज टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सिस फंड। अब देखो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट यहां पर आता है, ध्यान रखना टेम्पररी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका करंट एसेट्स का पार्ट। और देखो आप अगर परचेस करते हो शेयर, मतलब कि आप कैश पे करके इन्वेस्टमेंट परचेस करते हो, तो देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट्स में आ गया और आप कैश पे करोगे वो भी करंट एसेट्स में ही आ गया, मतलब कि दोनों ट्रांजैक्शन आपके करंट एसेट्स में हो गए। यहां पर क्या होगा, फंड फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन फंड फ्लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या बोला, परचेस इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब हो जाता है स्टॉक, यानी स्टॉक जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट हो गया। करंट एसेट्स आपने परचेस किया मतलब कि आपने कैश भी तो पे किया होगा। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन अकाउंट लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन अकाउंट्स लिखा है। अब देखो यहां पर ऑन अकाउंट्स का मतलब क्या हो जाता है, अगर आप इन्वेंटरी उधार पे परचेस करते हो, उधार पे परचेस करते हो तो आपका क्या हो जाता है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाता है। आपका जो क्रेडिटर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, इसके कारण आपका जो क्रेडिटर्स है वो कहां पर आता है वापस, तो क्रेडिटर्स जो है वो करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। तो यहां पर क्या इफेक्ट होगी, ओके, तो फिर यहां पर क्या होना चाहिए, तो देखो स्टॉक जो है वो करंट एसेट्स है, जो क्रेडिटर्स है वो करंट लायबिलिटीज हो गई, मतलब कि दोनों ट्रांजैक्शन येलो में ही खत्म हो रहे हैं, मतलब यहां पर नो इफेक्ट आ जाएगी, नो इफेक्ट ऑन फंड फ्लो।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको देखो कि क्या पूछा है। देखो लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोला गया, लास्ट ट्रांजेक्शन में बोला गया कैश शॉर्टेज हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना, कैश शॉर्टेज मतलब कि आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब कि आपकी 100 रुपए की नोट खो गई, ऐसा समझ लो। आपकी जो 100 रुपए की जो नोट थी वो खो गई। तो कैश जो है ना वो तो करंट असेट्स का पार्ट हो गया। अब देखो नुकसान होना मतलब कहाँ पे आता है, आप देखो नुकसान होना मतलब कहाँ पर, अगर आपके पास कैश है और वो खो जाता है, तो कैश खो जाता है मतलब लॉस होता है। लॉस जो होता है वो रिजर्व का पार्ट है, पीएनएल अकाउंट का पार्ट है, पीएनएल अकाउंट में रिजर्व आता है। तो यानी देखो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन करेंट एसेट्स में, एक ट्रांजेक्शन रेट में है, मतलब कि यहाँ पर इफेक्ट होगा। और ये इफेक्ट कौन सा होगा, कैश खो जाना, मतलब कि क्या होता है, आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाता है, आपका नुकसान हो गया ऐसा समझ लो, आपने कहीं पे 100 रुपये खर्च कर दिए होगे ऐसा समझ लो। ठीक है, यहाँ पर खो गया आपका जो 100 रुपये की जो नोट थी वो आपसे लॉस हो गया, तो शॉर्टेज हो गया मतलब कि, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास जो नुकसान हुआ, नुकसान मतलब कि कैश का जो एक आपके पास कैश बैलेंस था उसमें शॉर्टेज हो गया, कुछ कैश बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपका 100 रुपये का नुकसान हुआ। और जो 100 रुपये का जो कैश में नुकसान हुआ वो आपका पीएनएल में रिकॉर्ड होता है, मतलब कि वो रिजर्व का पार्ट है, और रिजर्व तो रेड एरिया में, मतलब कि यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, आपने अप्लाई कर दिया फंड को, ऐसा समझ लो। कंप्लीट। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ओके, तो देखो वापस सेम क्वेश्चन आया 2017 में। देखो ये क्वेश्चन तीनों 3 साल रिपीट हुआ है, 15, 16, 17 में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी की एग्जाम में से ही क्वेश्चन मैंने लिए। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सोर्स ऑफ फंड है या एप्लीकेशन ऑफ फंड है या तो नो इफेक्ट है, आप पता लगाओ। अब देखो डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला गया, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, यानी आपने गुड्स बेचा और जो बेचा वो कैश में बेचा, तो कैश जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट है, और गुड्स मतलब कि स्टॉक, स्टॉक भी करंट एसेट्स का पार्ट है, मतलब कि आपने स्टॉक भी यहाँ पर आ गया और आपका कैश भी यहाँ पर आ गया, दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पर ही हो रहा है, मतलब क्या होगा, नो इफेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन ट्रेडिंग इनकम, अब देखो ये जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है वो आपकी सोर्सेस ऑफ फंड हो जाती है। ओके, नॉन ट्रेडिंग इनकम जो होती है वो सोर्सेस ऑफ फंड हो जाता है। और यहाँ पर सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर द केस, यानी आपने एक मशीनरी जो थी वो बेची कैश में, कैश करंट असेट्स का पार्ट हो गया। ओके, और मशीनरी फिक्स एसेट्स का पार्ट हो गया, मतलब कि देखो यहाँ पर एक मशीनरी थी वो आपने बेचा, मतलब कि इफेक्ट कहाँ पे हो गई, कैश में हुई। ठीक है, मशीनरी बेचने से आपको कैश मिला, मतलब कि मशीनरी बेची तो मशीनरी डाउन हो गई, कम हो गई, तो यहाँ पर इफेक्ट होगा, मशीनरी बेचने से कैश रिसीव्ड हुआ, मतलब कि सोर्सेस ऑफ फंड हो गया। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड देखो डायरेक्टली पता चल जाता है, ये तो क्या हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाता है। ओके, तो कंप्लीट हो गया 2017 का ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 3 बार लगातार एग्जाम में आ चुके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन 2018 में यूनिवर्सिटी ने पूछा था। देखो, तो आपको बोला गया द बैलेंस ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन। ओके, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, बैलेंस शीट में दे रखा है, अ कंपनी 1/4/2016 6 lakhs एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी देखो सबसे पहले जो अमाउंट है वो मशीनरी की अमाउंट है 6 lakhs, और जो बाद में अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन फंड की अमाउंट है, दोनों की आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखी है। तो देखो यहाँ पर दोनों की ओपनिंग बैलेंस आप लिख दोगे। मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस होती है डेबिट साइड, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन आप लिखोगे, मशीनरी की बैलेंस है 6 lakhs। ओके, उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन फंड की बैलेंस है, तो वो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितनी अमाउंट, 1,50,000।
तो आपके पास दोनों बैलेंस हो गई। अब आप आगे पढ़ो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, 2017 में 7 लैक्स और 1,70,000 बैलेंस है, यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंस आपको दे के रखी है दोनों की। तो यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस है, 7 लैक्स का आपका मशीनरी का बैलेंस है और 1,70,000 आपके पास डेप्रिसिएशन फंड का बैलेंस है। मतलब कि यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप आगे बढ़ो, क्वेश्चन में फिर से पढ़ो क्या लिखा है। ये ड्यूरिंग द ईयर होगा। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी on which depreciation of 40,000 was written off and book value of which 80,000 was sold at a loss 10,000। ओके, मतलब कि देखो बुक वैल्यू कितनी है, 80,000। आपकी जो मशीन है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 80,000 है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अब तक कितना रिटर्न ऑफ हो चुका था, 40,000। और आपने वो मशीन को बेचा था 10,000 के लॉस से। मतलब कि देखो यहां पर एक कैलकुलेशन हो जाएगी। आपकी बुक वैल्यू क्या थी मशीन की, देखो बुक वैल्यू आपको दे रखी है 80,000 और जो बुक वैल्यू आती है वो डेप्रिसिएशन लेस करके ही आती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो बुक वैल्यू आती है वो डेप्रिसिएशन लेस करके ही आती है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो अब तक का लेस हो ही चुका होगा। यानी जो मशीन की जो कॉस्ट प्राइस होगी, आपकी जो मशीन की जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उसमें से आपने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया होगा और उसके बाद जो उसकी बुक वैल्यू है वो आपको दे रखी है। अब देखो डेप्रिसिएशन कितना लेस किया था वो भी आपके पास है, यानी कि 40,000 डेप्रिसिएशन। और फिर आपने उसको लॉस में बेचा है, कितना लॉस पे बेचा है, 10,000 का लॉस। मतलब कि यहाँ पे 10,000 आप माइनस करोगे तो आपने वो बेचा होगा 70,000 पे। ओके, 70,000 पे सोल्ड किया होगा। कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखो कौन सी एंट्री कहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो देखो आपने जो डेप्रिसिएशन था, यानी जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड होता है बाय डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट्स। कितना अमाउंट है, 40,000 और यहां पर 40,000 लिख दो, वही अमाउंट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, उसके बाद आपका जो लॉस था, कितना लॉस है यहां पर, तो यहां पर लॉस की अमाउंट कितनी है, देखो 10,000। तो 10,000 जो है वो लॉस मशीनरी अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड लिखेंगे, मतलब कि क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस क्या अमाउंट आने वाली है, 10,000। और जो आपने फाइनली मशीन बेचा था बाय बैंक, सोल्ड किया था, कितने में सोल्ड किया था, तो 70,000 में आपने बेचा था, तो 70,000 आप यहां पर लिख दोगे। ओके, मतलब कि देखो आपने मशीन जो था आपके पास वो 1,20,000 का होगा, ठीक है, जिसकी कॉस्ट 1,20 होगी। उसको आपने 40,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके, यानी बुक वैल्यू 80,000 आई होगी, उसको 10,000 के नुकसान पे यानी लॉस पे बेचा है, 70,000 पे सोल्ड आउट किया होगा। अब आप बैलेंस टैली करो, 40,000, 10,000, 70,000 और 7 लैक्स। मतलब कि यहां पर 8,20,000 आ रहा है, यहां पर भी 820 होना ही चाहिए, 110%। मतलब यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है 2,20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका होगा बैंक अकाउंट, वो आपका होगा बैंक अकाउंट। और ये जो अमाउंट होगा वो परचेस होगा, परचेस ऑफ मशीनरी होगा। और यहां पर भी आप टैली करो, देखो 40,000 और 1,70,000 मतलब 2,10,000 होगा। ओके, 40,000 और 1,70,000 2,10,000 होगा, और यहां पर 2,10,000 होना ही चाहिए, नहीं हो रहा, मतलब कि जो डिफरेंस अमाउंट आ रही है, ये यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट आ रही थी, तो जो डिफरेंस अमाउंट आ रही है 60,000, वो जो डिफरेंस है वो कौन सा अमाउंट, कौन से अकाउंट्स में जाएगा, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है जो प्रॉफिट लॉस में आप डेबिट कर दोगे। ओके,
तो देखो आपको फाइंड आउट क्या करना था, तो बस प्रिपेयर करना था मशीनरी अकाउंट्स को और डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना था। खत्म हो गया काम आपका, बस इतना आपको कंप्लीट करना था। यानी मशीनरी परचेस हो गया 2,20,000 और आपने P&L अकाउंट में कितने लेके जाओगे 60,000। ओके कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो थोड़ा ध्यान देना। आपको ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो द नेसेसरी इफेक्ट इन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस में क्या इफेक्ट हो रही है वो आपको पता लगानी। ठीक है, तो देखो जनरल रिजर्व दे रखा है ओके 456 और 6,60,280 और वो भी ओपनिंग है और क्लोजिंग है। आपके पास मशीनरी का WDV वैल्यू है दोनों का। ठीक है, तो देखो WDV वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है, आपके पास जो अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन लेस होके आई हुई है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस हो चुकी है। बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन एज ऑन 31/3/2017 एंड 31/3/2018 हैज बीन इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। यानी देखो यहां पर आपके पास सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं है, यहां पर आपके पास सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं है, ये जो अमाउंट आपके पास है वो जनरल रिजर्व प्लस डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट है। समझे, आपके पास जो अमाउंट है वो जनरल रिजर्व प्लस डेप्रिसिएशन फंड है। यानी इसके अंदर दो चीज इंक्लूड है एक साथ, आपको उसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें कैसे करते हैं अलग उसको। देखो आगे आपको आगे ये बोला गया है द कंपनी परचेज फर्स्ट मशीन ऑन 1/8/2016 ओके and while the second machine has been purchased 1/7/2017 and depreciation charge a 12% and reducing balance method ओके depreciation आपको reducing balance method से चार्ज करना। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखो किस हिसाब से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन होगी। आपको सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट मशीन आपने कब परचेस किया। तो आपने फर्स्ट मशीन परचेस किया 1/8/2016 ओके परचेस ओके। हम ये सपोज करेंगे कि 100 रुपए का मशीन परचेस किया और इसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन होता है तो 100 रुपए के ऊपर अगर 12% डेप्रिसिएशन गिनते तो आपको कब तक डेप्रिसिएशन गिनना पड़ता है। तो देखो साल खत्म कब होता है 31/3/2017। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो जाता है साल। तो साल खत्म होने तक यानी कि 8 मंथ का अगर आप डेप्रिसिएशन गिनते हो यहाँ पर तो आपको 8 रुपये डेप्रिसिएशन मिलेगा 8 रुपीज़। और 8 रुपीज़ माइनस करने पर आपको अमाउंट मिलता है WDV वैल्यू, जिसको हम बैलेंस बोलेंगे WDV वैल्यू। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू। यानी अगर आपके पास मशीनरी अभी 92 रुपीज़ का है तो आपने जब परचेस किया होगा तब वो 100 रुपये का होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने जो फर्स्ट मशीन परचेस किया था वो 1/8/2016 पे जब उसने परचेस किया था वो वैल्यू कितनी, वो वैल्यू कैसे पता लगेगी। देखो 92 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो 100 है। जब 92 की वैल्यू पहले 100 थी तो 6,44,000 हो। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर दे रखा है 2017 की वैल्यू, तो 6,44,000 हो तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी परचेस वैल्यू क्या होगी 644 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, मतलब यहां पर हो जाता है 7 लैक्स। यहां पर हो जाता है 7 लैक्स ओके, यहां पर हो जाता है 7 लैक्स। अब आप यहां पर 7 लैक्स रखते हो ओके, यहां पर आप 7 लैक्स रखते हो तो आपने परचेस 7 लैक्स में किया होगा ये मशीनरी जो आपने फर्स्ट मशीन परचेस की थी वो ओके। तो 7 लैक्स में आपने मशीनरी परचेस की होगी। अब देखो आप 7 लैक्स पे मशीनरी परचेस करते हो तो डेप्रिसिएशन जब गिना होगा तो कितने मंथ का डेप्रिसिएशन गिना होगा 8 मंथ का। तो 7 लैक्स के ऊपर अगर आप 8 मंथ का डेप्रिसिएशन गिनते हो तो देखो कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है। 7 लैक्स पे अगर आप 8 मंथ का डेप्रिसिएशन गिनते हो तो देखो कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है
आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है 56,000। मतलब कि आपने जो मशीन खरीदी थी उसकी आज वैल्यू रिटर्न डाउन में कितनी हो गई, 6,44,000। 31/3/2017 को उसकी बैलेंस जो थी वो कैरी डाउन करोगे इतनी। ओके, अब वापस आप एक साल डेप्रिसिएशन फिर से गिनोगे। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन गिनोगे, 6,44,000 के ऊपर आप 12% डेप्रिसिएशन गिनोगे। ओके, 12%। अब तो देखो डेप्रिसिएशन दूसरे साल तो पूरे साल का गिना जाएगा, दूसरे साल तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन गिना जाएगा। 644 पे 12% डेप्रिसिएशन, मतलब कि आपका जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो 7,7,280 होगा। ठीक है, 7,7,280। तो आपकी जो बैलेंस है 31/3/2017 की वो कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए थी 5,66,720। 5,66,720 ये आपकी बैलेंस कैरीड डाउन होनी चाहिए थी, लेकिन गलत। यहां पर आपकी जो बैलेंस है, यहां पर जो आपकी बैलेंस है वो 31/3/2018 पे कितनी होनी चाहिए थी, 5,66,720। लेकिन गलत, यहां पर कितनी है, 8,39,720। 8,39,720, मतलब कि यहां पर आपकी जो बैलेंस है वो 8,39,720 है। मतलब आपने देखो ये फर्स्ट मशीन तो परचेस की थी, आपने कोई दूसरी मशीन भी जो परचेस की होगी उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगी। तो उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, देखो आपने सेकंड मशीन कब परचेस की थी, 1/7/2017, यानी आपने इस साल 1/7/2017 के तारीख पे एक मशीन परचेस की थी, उसकी वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी अभी। ठीक है, तो देखो उसकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो होगा, यानी देखो इसको डिफरेंस निकाल लो, 8,39,720 में से आप 5,66,720 लेस करो तो आपको यहाँ पर बैलेंस मिलता है 2,73,000। लेकिन आपने देखा कि ये मशीन जब आप परचेस करते हो सेकेंड मशीन, वो कौन सी तारीख पे परचेस कर रहे हो, तो वो परचेस कर रहे हो 1/7/2017 पे आप परचेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये अमाउंट क्या होगी वो आपको पता लगाना है। मतलब कि देखो आप कोई अमाउंट को 1/7/2017 को परचेस कर रहे हो, ओके, 100 रुपये पे सपोज कर रहे हो, फिर से 100 रुपये के परचेस कर रहे हो, और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना गिनोगे, तो देखो डेप्रीशिएशन कब तक गिनोगे, 31/3/2018 तक गिनोगे। तो 100 रुपये के ऊपर अगर 12% का डेप्रीशिएशन यहां से यहां तक गिनोगे तो 9 मंथ का गिनोगे, तो 9 मंथ का डेप्रीशिएशन गिनोगे तो क्या अमाउंट आएगी, 9, मतलब कि 91। ये आपका बैलेंस होना चाहिए कैरिड डाउन दूसरे मशीन का। ये किसके लिए कर रहे हैं, सेकेंड मशीन के लिए। तो यहां पर देखो सेकेंड मशीन की वैल्यू 91 से पहले कितनी थी, 100 थी। तो सेकेंड मशीन की वैल्यू आपके पास 273 से पहले क्या होनी चाहिए वो आपको पता लगानी है। तो 91 से पहले उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 2,73,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 91 आपकी वैल्यू होगी 3 लाख। यानी देखो यहाँ पर 3 लाख में उसने सेकेंड मशीन परचेस की होगी और उसकी बैलेंस दिख रही है 2,73,000। ओके, 2,73,000 दिख रहा है, तो मतलब उसने कितना डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया होगा, 27,000 इस साल का डेप्रिसिएशन होगा। और आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 7,7,280 को भी उसमें जोड़ दो, आपका टोटल डेप्रिसिएशन है 1,04280। 1,04280। ठीक है, तो ये देखो बहुत टिपिकल कैलकुलेशन है पूरी, और ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये पता लगाना है कि यहां पर जनरल रिजर्व क्या है।
4,56,000। और ये जनरल रिजर्व के अंदर उसने देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि जनरल रिजर्व के अंदर आपका जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन था वो इंक्लूड है। तो स्टार्टिंग का डेप्रिसिएशन कितना था, स्टार्टिंग का डेप्रिसिएशन कितना था, देखो 56,000 था पहले साल का। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन अगर 56,000 इसके अंदर इंक्लूड है तो आपका जनरल रिजर्व कितना होगा यहाँ पर 4 लाख। तो ये 4 लाख आपका जनरल रिजर्व होगा और ये होगा आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट पहले साल का। ठीक है, अब आपका दूसरे साल की बात करते हैं। तो दूसरे साल में कितना जनरल रिजर्व होगा और कितना डेप्रिसिएशन होगा। तो देखो सबसे पहले काम करते हैं, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग लिख देते हैं। देखो मशीन में यहां पर लिख देंगे पहले बैलेंस कैरी डाउन। आपने स्टार्टिंग में जब पहली मशीन खरीदी थी तो वो 7 लाख की थी। आपने दूसरी मशीन जब खरीदी थी बैलेंस, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। इस साल आपने दूसरी मशीन 3 लाख में खरीदी थी। ओके, यानी आपके पास जो मशीन थी वो 10 लाख की हो गई होगी। तो यहाँ पर बैलेंस कैरीड डाउन क्या हो जाएगा, ओके, बैलेंस कैरीड डाउन क्या हो जाएगा आपका 10 लाख हो जाएगा। ओके, ये आपका 10 लाख का बैलेंस कैरीड डाउन हो गया। ओके, उसके बाद अगर आप डेप्रिसिएशन की बात करें तो आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 56,000 और यहाँ पर आपके पास जनरल रिजर्व का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा वो भी आपको मिल गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये हमने ऊपर अलग कर लिया था, डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना था वो और जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना था वो। ओके, अभी आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पर मिल जाएगा न्यू मशीन और ओल्ड मशीन यानी कि दोनों का टोटल करके आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आया 1,42,280, 1,42,280। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप यहां पर लिखते हो बाय डेप्रिसिएशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 1,42,20, ओके 1,42,20, सॉरी 80 है, 1,42,80 है, 1,42,80। अब आप यहाँ पे टोटल करो 1,42,80 पे 56,000 का आप टोटल करोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा डेप्रिसिएशन फंड का। कितना मिल रहा है 1,60,280, 1,60,280। मतलब कि यहाँ पर ट्रू बैलेंस कैरीड डाउन कितना होना चाहिए 1,60,280। तो देखो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना था जनरल रिजर्व का, आपके पास जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, देखो 6,60,280 था, 6,60,280। तो देखो जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस था 6,60,280। उसमें से ये पता चल गया कि डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना था 1,60,280। मतलब कि आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस अपने आप मिल जाएगा, कितना होगा 5 लाख होगा। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा माइनस करने के बाद। तो जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख होगा, यानी यहां पर टू बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, तो आपका 5 लाख का यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 5 लाख होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहा है 1 लाख। तो 1 लाख जो डिफरेंस आता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करते हो गया। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि इफेक्ट बताओ एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ओके, तो देखो आप यहां पर इफेक्ट बता दोगे सिर्फ कि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड क्या इफेक्ट बताओगे, तो एक तो पहले बताओगे टू जनरल रिजर्व, क्या आएगा जनरल रिजर्व में 1 लाख, और एक तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बताओगे, कितना दिखाओगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिखाओगे 1,42,280।
कंप्लीट, और कुछ दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और फंड फ्लो में आपको पता है एक तो सोर्सेस है और दूसरा है एप्लीकेशन। ओके, तो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन हुआ या फंड सोर्सेस हुआ, तो आपने पूरे साल में सिर्फ एक बार 3 lakhs की मशीनरी परचेस की है। ठीक है, 7 lakhs की मशीन तो पिछले साल परचेस की थी, इस साल परचेस नहीं हुई थी। तो आपने यहाँ पर इस साल करंट ईयर में एक बार मशीनरी परचेस की थी 3 lakhs की, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया परचेस ऑफ मशीनरी। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा था, लेकिन कहने को ही शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, काफी सारी वर्किंग हो जाती है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते। देखो क्वेश्चन नंबर 7 2018 एक्सटर्नल में पूछा गया था। क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में, क्या फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ द मशीनरी अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी 1/1/2017 और 1/12/2017। आपके पास मशीनरी की कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है। मशीनरी कॉस्टिंग 90,000 ऑन 1/1/2017 was sold 60,000 at the end of the year, and machinery costing 30,000 was purchased on 1/9/2017. Some more machine purchase at end of the year and 20% depreciation charge on machinery from the above prepared machinery account। देखो आपको सिर्फ मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ओके, कौन सा अकाउंट बनाना है? सिर्फ मशीनरी अकाउंट्स का ही बनाना है। अभी जो हमने पूरा अकाउंट्स बनाया था मशीनरी डेप्रिसिएशन वो सब नहीं करना, सिर्फ मशीनरी अकाउंट्स। तो देखो सबसे पहले तो दो काम कर लो, यहाँ पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रही है उसको लिख दो। डेबिट साइड कितना दिख रहा है? 2,90,000। ओके, और यहाँ पर जो बैलेंस कैरिड डाउन दिख रहा है वो आप लिख दो यहाँ पर 2,38,000। ओके, बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम आगे बढ़ते थे क्वेश्चन में। देखो नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है। एडजस्टमेंट में उन्होंने ये लिखा है कि एक मशीन था जो कि 1/1/2017 को था 90,000 का। ठीक है, 90,000 का था इस तारीख पे, जिसको हमने 60,000 पे बेचा था एट द एंड ऑफ द ईयर। 60,000 पे कब बेचा था? एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के एंड में बेचा था। तो देखो पहले आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था, अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर यह बताया गया कि भाई 90,000 का मशीन उसने सेल आउट कर दिया। ठीक है, 90,000 का मशीन उसने क्या कर दिया? बेच दिया। अब 90,000 का जो मशीन बेचा है उसकी वैल्यू क्या थी? तो उसकी जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था आपके पास, देखो स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था? 2,90,000। और उसने क्या बोला? 90,000 का जो मशीन था स्टार्टिंग में वो उसने अलग कर दिया और बेच दिया। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं बेचा, वो लास्ट में बेचा साल के एंड में 60,000 पे। तो यहां पर आपको ये करना है, पहले 90,000 अलग कर दो और बाकी बच गया 2 लाख का मशीन को अलग कर दो। अब 90,000 के ऊपर आप एक काम करो, डेप्रिसिएशन गिनो 20%। 90,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन गिनते हो 20%, तो आपकी जो वैल्यू है वो 90,000 का 20% मतलब कि आ जाएगा 18,000। 18,000 माइनस करोगे तो आपको 72,000 मिलेगा। 72,000 आपकी वैल्यू रहेगी मशीन की, जिसको हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं या तो WDV बोलो। ओके, अब आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ये मशीन को उसने कितने में बेच दिया? एट द एंड ऑफ द ईयर 60,000 में, यानी पूरे साल पहले वो मशीन को यूज किया फिर जाके बेचा, यानी सोल्ड किया 60,000। तो फिर वापस 12,000 का यहां पर क्या कर दिया? लॉस कर दिया, लॉस कर दिया। ओके, लेकिन जो उस साइड नहीं, जो बाकी बच गई डेप्रिसिएशन है उसके, बाकी बच गई जो मशीन है उसके पर भी तो डेप्रिसिएशन होगा। जो बाकी बच गई अमाउंट है उसके भी तो डेप्रिसिएशन होगा। तो बाकी बच गई जो अमाउंट है 2 लाख, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो देखो 2 लाख के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन होता है तो 40,000 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 40,000 का डेप्रिसिएशन।
और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1,60,000। इसको हमने बेचा नहीं, हमने अभी तक हमारे पास ही रखा। ये तो था जो पुरानी मशीन थी अपने पास ओपनिंग बैलेंस, उसमें से हमने इतना बेच दिया और इतना हमने अभी तक कैरी ऑन किया। बाकी बच गई जो मशीन थी उसकी कॉस्टिंग क्या थी, देखो यहां पर क्या लिखा है, वन मशीनरी 30,000 वॉज परचेज 1/9/2017। यानी देखो उसने 1/9/2017 पे एक मशीन क्या की है, परचेज की। कितने में, 30,000। अब इस मशीन पे भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा, पूरे साल का तो नहीं, सिर्फ कितने परसेंट लगेगा, 20%। लेकिन कितने महीने का, तो देखो आपका ईयर खत्म होता है 31/12/17 पे। तो देखो 9, 10, 9, 10, 11, 12, 4 मंथ का डेप्रिसिएशन होता है। तो 4 महीने का यहाँ पर डेप्रिसिएशन गिना जाएगा और यहां से यहां तक का 4 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। कितना, तो देखो 30,000 के ऊपर 20% इंटू 9 डिवाइड बाई इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो आपको आंसर मिलेगा 1125। ओके, 30,000 इंटू 20% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, मतलब कि आपका जो आंसर है वो 2000 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 2000 आ रहा है। 2000 लेस कर दो तो 28,000 आपका आंसर आ रहा है। ओके, अब देखो सारे डेप्रिसिएशन को आप यहां पर एक एंट्री कर लो, बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट आएगा, देखो पहला डेप्रिसिएशन तो ये ले लो, फिर दूसरा ये और तीसरा ये, यानी डेप्रिसिएशन कितना हो गया पूरे साल में, 18,000 प्लस 2,000 प्लस 40,000। ओके, टोटल मिला के डेप्रिसिएशन हो जाता है 60,000। तो यहां पर 60,000 डेप्रिसिएशन हो गया, सभी डेप्रिसिएशन यहां पे आ गया, ओल्ड प्लस न्यू सारे मशीन का डेप्रिसिएशन यहां पर हो गया। ओके, अब आप आगे बढ़ो, तो आपने पूरे साल में एक मशीन बेचा भी था, तो कितने में बेचा था, 60,000 में बेचा था। ठीक है, आपने 60,000 में मशीनरी बेचा था, यहां पे लिखेंगे बाय बैंक। कितना, 60,000 में बेचा था तो यहां पर 60 लिखेंगे। और मशीन बेचने पे आपने लॉस किया था, कितने का लॉस किया था, तो लॉस हुआ था 12,000 का, तो लॉस भी यहां पर ही लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। कितना हो गया, 12,000 का लॉस हो गया। और आपने एक मशीन परचेस किया था कितने का, 30,000 का, तो वो 30,000 का मशीन परचेस किया था, तो आप यहां पर लिख दोगे टू बैंक परचेस। अब देखो टोटल टैली करो, 2,38,000। ओके, 2,38,000 प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000, मतलब कि आपका जो बैलेंस है 3,70,000 आ रहा है। ओके, 3,70,000 आपका आंसर आना चाहिए यहां पर। तो देखो यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 370 और 290 और 30,000 के बीच में आपका डिफरेंस आ रहा है 50,000। मतलब कि यहां पर आपने 50,000 का मशीन और परचेस किया होगा बैंक परचेस। ओके, ये अमाउंट आपके डिफरेंस होगी, जो उसने पूछा भी है एट द एंड ऑफ द ईयर उसने न्यू मशीन और परचेस किया, तो ये वैल्यू आ गई एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बस ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो ये जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे 2018 में, वो थोड़े डिफिकल्ट पूछे, डेप्रिसिएशन पे पूछे। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ क्योंकि वापस आ सकता है। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन है जो 2019 में एक्सटर्नल में पूछा गया था, और देखो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इस वीडियो का, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है। देखो आपको प्रॉफिट लॉस का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो बस इजी क्वेश्चन है, यहां पर आप प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड। ओके, तो ये आपका अकाउंट्स हो गया।
यहां पर आप उसकी बैलेंस लिख दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था? 1,70,000, तो 1,70,000 हो गया। और यहां पर आप उसकी बैलेंस लिख दो, बैलेंस कैरिड डाउन कितना था? तो 3,80,000, तो 3,80,000 लिख दो। अब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बना सकते हो आप, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो देखो यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी आ रही है? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रही है आपके पास, यहां पर 50 है, यहां पर 52,500 है। ओके 50 है और यहां पर 52,500 है टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और उसके बाद आपके पास डिविडेंड है 18 और 30, तो यहां पर आप डिविडेंड का भी अकाउंट बना सकते हो, प्रपोज डिविडेंड का। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 18,000 का क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। तो देखो पहले इतना तो आप कर लो, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोला है? ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड। अब देखो टैक्स पेड की अमाउंट हम कहां पे लिखते हैं? तो टैक्स पेड आप लिखते थे प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में डेबिट साइड, तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक। आपने पेड कर दिया। ओके, पहले तो ये काम कर लो। और देखो यहां पर क्या लिखा? 16-17 का डिविडेंड उसने 10,000 पे किया, तो 16-17 का डिविडेंड पे किया, तो आप प्रपोज डिविडेंड अकाउंट्स में आप प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे कर रहे हो, करंट ईयर का नहीं कर रहे हो। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे करोगे तो यहां पर लिख दो बैंक अकाउंट। ओके, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आप यहां पर लिख दो बैंक अकाउंट डिविडेंड पेड। अब आप इसका टोटल कर लो, क्या टोटल आ रहा है? देखो टोटल आ रहा है आपका 40,000, तो यहां पर भी 40,000 होना चाहिए था। यहां पर टोटल कर लो, देखो 52,500 प्लस 28,000, आपका टोटल आना चाहिए 80,500। यहां पर आपका 80,500 आंसर आना चाहिए था, लेकिन माइनस करो 50,000 तो डिफरेंस आ जाएगा 30,500 का। ओके, और यहां पर देखो 40,000 में से आप 18,000 लेस करते हो तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 22,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अमाउंट आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो यहां पर लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और यहां पर लिखोगे प्रपोज डिविडेंड। ओके 22,000, तो देखो 22,000 प्लस 30,500 प्लस 3,80,000 आप टोटल करते हो तो आंसर आना चाहिए 4,32,500, और 4,32,500 में से आप 1,70,000 लेस कर दो तो आपका आंसर है 2,62,500। ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो मैंने आपको 2013 से 2019 के फंड फ्लो के क्वेश्चन करवा दिए, कैश फ्लो के क्वेश्चन करवा दिए और रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन भी करवा दिए, जो कि आपको ये कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे है कि जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अगर इसमें से एक दो क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं तो आपके लिए फ़ायदा। ओके, चलो गुड बाय।